कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम भारत भूगोल से संबंधित प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे, जो पश्चिमी घाट पर अरब सागर में गिरने वाली नदियां उनके बारे में बात करेंगे। यानी मुख्यतः जो अरब सागर में पश्चिमी घाट की प्रमुख नदियां उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो नदियां हैं प्रमुख, उनके प्रमुख तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम लूनी नदी का अध्ययन करेंगे, साबरमती नदी का, माही नदी का, नर्मदा नदी का, तापी नदी का। ठीक है, और जो नीचे दी गई उनके बारे में बात करेंगे। मांडवी नदी, ज्वारी नदी के बारे में बात करेंगे, शरावती, गंगावैली और पेरियार और भरतपुजा नदियों के बारे में प्रमुख रूप से बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। तो आपको हम बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत की 4 प्रमुख नदियाँ जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, जो गुजरात के दक्षिण में सकरा भाग है, उसे हम क्या कहते हैं? खंबात की खाड़ी कहते हैं। तो ठीक है, खंबात की खाड़ी में 4 प्रमुख नदियां कौन कौन सी गिरती हैं उनके बारे में बात कर लेते हो। तो खंबात की खाड़ी ये आपकी रही, ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, और ये आपकी खंबात की खाड़ी है। तो खंबात की खाड़ी में गिरने वाली 4 प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो साबरमती नदी है, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। ठीक है, तो साबरमती नदी ये है, और माही नदी, और नर्मदा नदी, तापी नदी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी या फिर तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी किस खाड़ी में गिरती हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, यदि इनमें से कोई विकल्प में एक नहीं दी जाएगी, पूछा जाएगा इसमें से कौन सी नदी गिरती या नहीं गिरती, उसके बारे में विकल्प के अनुसार देख लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट पहले डिस्कशन किया है। अब हम आपको बता दें कि जो हम बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक ही आंसर हैं, और आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, हमारे साथ अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से हम बात कर रहे थे कि खंबात की खाड़ी में प्रमुख रूप से 4 नदियां गिरती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि खंबात की खाड़ी में 4 प्रमुख नदियां कौन कौन सी गिरती हैं? साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और तापी नदी। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। और हम बता दें कि प्रायद्वीपीय भारत में लूनी नदी समुद्र तट पर नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जो लूनी नदी है, पहले हम नदियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे देंगे, फिर हम वन वाइज वन नदी के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो लूनी नदी है वो समुद्र को प्राप्त नहीं करती है। ठीक है, यानी वो पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में दलदल में विलीन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो लूनी नदी है ये यहीं पर विलीन हो गई, यानी समुद्र में पहुंच ही नहीं पाई। इसका कारण है कि यहाँ पर गुजरात के दलदल में ही विलीन हो जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पर कौन सी नदी है जो समुद्र को प्राप्त नहीं करती, यानी उसका समुद्र में पानी नहीं गिरता है, यानी समुद्र का उसकी कोई मुहाना नहीं है, ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? लूनी नदी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और नर्मदा और तापी नदियां भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदियां, यदि आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सी नदी इसमें जो भ्रंश घाटी में बहती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी और तापी नदी ऐसी 2 नदियां हैं जो आपकी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि नर्मदा नदी और तापी नदियां अपनी भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है, और सतपुड़ा पहाड़ी, यानी जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, जबकि तापी नदी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में। ठीक है, तो ये भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो नर्मदा नदी है वो सतपुड़ा पर्वत, यानी ये आपका सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में है, जबकि तापी नदी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, तो आपको बता दें कि जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां किस तरफ गिरती हैं? पश्चिमी घाट में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? क्योंकि इसका जो ढाल है वो इस प्रकार से, ठीक है, यानी यहाँ पर प्रमुख नदियां हैं इस प्रकार से पश्चिमी घाट पर गिरती हैं, जबकि शेष नदियां जितनी भी पश्चिमी घाट से निकलती हैं वो पूर्वी घाट पर ही गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? उनका ढाल एक पूर्वोत्तर भारत का ढाल है, यानी पूर्वी ढाल है ये वाला, बहुत ही ढालनुमा, जिस कारण सभी नदियां गिरती हैं, जैसे कि स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नाई, बोगाई, ताम्रपरणी, ये सभी नदियां इधर ही गिरती हैं। ठीक है, क्यों गिरती हैं? इनका जो प्रायद्वीपीय भारत का ये ढाल है वो पूर्वी घाट की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदियां इधर पश्चिमी घाट पर गिरती हैं वो बहुत ही तीव्र ढाल से गिरती हैं। तीव्र ढाल का मतलब है कि जो चूंकि जो यहाँ पर जो ढाल है वो बहुत ही कगारनुमा है, इसलिए पश्चिमी घाट पर गिरने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और बहुत ही तीव्र ढाल से गिरती हैं, यानी जल प्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे।
तो चलिए देख लेते हैं हम पहले लूनी नदी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। लूनी नदी आपकी ये है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लूनी नदी राजस्थान में, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और सामर झील में, यहाँ पर सामर झील दी गई है यानी राजस्थान में, सामर झील से गुजरते हुए गुजरात के कच्छ के दलदल में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट लूनी नदी से था, तो आपने समझा कि लूनी नदी राजस्थान की अरावली पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। ये आपकी अरावली पहाड़ी और यहाँ से राजस्थान से निकलकर और सामर झील से होते हुए कच्छ के गुजरात के कच्छ में के दलदल में विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट पर गिरने वाली कौन सी नदी है जो समुद्र को प्राप्त नहीं करती है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, लूनी नदी होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर अब हम सामर नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सामर नदी से क्या पॉइंट बन रहे हैं, जो आपकी सामर नदी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो लूनी नदी, तो यहाँ पर लूनी नदी का काम खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं सामर नदी के बारे में। सामर नदी राजस्थान में उदयपुर जिले मेवाड़ से निकलती है, राजस्थान के उदयपुर के मेवाड़ जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो साबरमती राजस्थान के मेवाड़ जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद किसके मुहाने पर तट पर, यानी किस नदी के तट पर है, साबरमती नदी के तट पर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। हमने यहाँ पर सामर नदी से 2 पॉइंटों के बारे में डिस्कशन किया। पहला पॉइंट कि साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर के जिले मेवाड़ से निकलती है, ठीक है, उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, पहला पॉइंट, और ये पश्चिमी घाट में गिरती है, ठीक है, याद रखना। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गुजरात का सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर माही नदी के बारे में। तो यहाँ पर हमने लूनी नदी के बारे में बात किया, सामर नदी के बारे में बात किया। अब हम माही नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी माही नदी है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो माही नदी की विशेषता है कि माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत से निकलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि माही नदी विंध्यन पर्वत से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पर गिरती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये पॉइंट क्लियर। मध्य प्रदेश और जो माही नदी है वो 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और गुजरात से, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी पश्चिमी घाट की नदी है जो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो आपका राइट आंसर होगा माही नदी, ठीक है। तो माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ का महत्वपूर्ण पॉइंट माही नदी से ही है कि आपसे पूछा जाए कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। ये आपकी देख रहे हैं कि ये कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी, उसके बारे में हम बात बता दें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ और आपके यहाँ पर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि माही नदी के बारे में। तो माही नदी की विशेषता थी कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है और कहाँ पर काटती है, राजस्थान में काटती है। ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो यहाँ पर हमने लूनी नदी के बारे में जाना, साबरमती नदी के बारे में जाना, माही नदी के बारे में जाना। अब नर्मदा नदी से जो भी पॉइंट बन रहे हैं उनके बारे में सुनिएगा, ठीक है, और हमारे साथ अध्ययन कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि नोट डाउन जो ऑथेंटिक हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं तो आप इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ का पहला पॉइंट नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कि अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है, यानी अरब सागर में, यानी इस तरफ पश्चिमी घाट पर जल गिराने वाली प्रायद्वीपी, ये आपका प्रायद्वीपी भारत है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये आपका प्रायद्वीपी भारत है। प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में जल गिराती है तो वो कौन सी है, नर्मदा नदी है। यानी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो अरब सागर में जल गिराती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी। लेकिन नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा के बाद पूरे भारत की तीसरे सबसे लंबी नदी, यानी पूरे प्रायद्वीपी भारत के बारे में बात करें कि पूरे प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है और कृष्णा है, और इसके बाद आपकी नर्मदा नदी है। लेकिन
नर्मदा नदी प्रथम नदी इसकी लंबाई सर्वप्रथम मानी जाएगी यदि वो अरब सागर में जल गिरा रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखना है, कन्फ्यूजन आप में मत पड़िएगा कि यदि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा और तीसरे नंबर पर कृष्णा आपकी नर्मदा नदी है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो अरब सागर में जल गिराती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी, क्योंकि जो गोदावरी और कृष्णा नदी हैं ये पूर्वी घाट पर अपना जल गिराती। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है। ये कई बार पॉइंट अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको उत्तर देना होगा कि मैकाल पहाड़ी पर स्थित, यानी ये आपकी मैकाल पहाड़ी है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी ये आपकी क्या है, तो यहाँ पर आप समझिए कि मैकाल पहाड़ी पर स्थित जो आपके सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत पर मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है, और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है भड़ौच के पास खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, यानी जहाँ पर ये मुहाना बना रही है यहाँ पर भड़ौच एक नगर स्थित है। ठीक है, और भड़ौच के पास ही अपना नगर अपना जल गिराती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर या कौन सा नगर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, भड़ौच। यानी या ऐसे पूछ लिया जाए कि भड़ौच के पास किस नदी का मुहाना है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नर्मदा नदी के बारे में जाना। और हम पॉइंट बता दें कि नर्मदा नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है। जिस प्रकार माही नदी गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से प्रवाहित होती है, उसी प्रकार से नर्मदा नदी भी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नर्मदा नदी के बारे में ही बता दें आपको। नर्मदा नदी जबलपुर में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी ये बह रही है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर लें कि नर्मदा नदी जबलपुर के पास जो भेड़ा घाट के संगमरमर की चट्टानों से बहुत बड़ी भव्य खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। कहाँ पर बनाती है, जबलपुर में भेड़ा घाट पर। ठीक है, संगमरमर की चट्टानों में बहुत ही भव्य, यानी आपका ये मान लीजिए एक पर्वत है। ठीक है, ये बात, तो यहाँ से जब जल नीचे गिरेगा ना यहाँ पर, और इस पहाड़ी में यदि संगमरमर हो इसमें यहाँ पर, तो यदि आप यहाँ से देखेंगे तो आपको जब पानी के पार कोई सफ़ेद धातु यानी सफ़ेद कोई चीज़ दिखेगी तो बहुत ही भव्य स्थल दिखेगा। ठीक है, खूबसूरत जलप्रपात बनाती है। इसे हम धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नर्मदा नदी पर बनता है। ठीक है, यही पॉइंट हमें बताना था आपको। ठीक है, तो नर्मदा नदी के बारे में हमने आपके साथ डिस्कशन किए पॉइंट। अब हम बात करते हैं तापी नदी के बारे में। ठीक है, तो तापी नदी से हम देख लेते हैं, ये आपकी तापी नदी है। तो तापी नदी की पहली विशेषता है कि तापी नदी महादेव पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है। ठीक है, तो ये आपका है तो सतपुड़ा पर्वत, लेकिन सतपुड़ा पर्वत में महादेव पहाड़ी एक है। ठीक है, यहाँ पर एक महादेव पहाड़ी और महादेव पहाड़ी के पहाड़ी से लगे हुए बैतूल पठार से निकलती है। यानी आपसे पूछा जाए कि तापी नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो बैतूल पठार है। ठीक, किसके, महादेव पहाड़ी के पास में, और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, यानी इसी दिशा में ये प्रवाहित होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका पॉइंट पहला, एक और पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि सूरत किस नदी के तट पर, यानी किस नदी के किनारे है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तापी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, यानी सूरत नदी के, सूरत शहर के पास ही अपना ये जल गिराती, कौन सी, तापी नदी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और जैसे कि हमने बात की है कि गुजरात का प्रमुख शहर सूरत तापी नदी के मुहाने पर स्थित है, जबकि गुजरात का ही शहर भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। तो दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है कि भड़ौच पूछा जाए तो नर्मदा नदी संबंधित है, सूरत पूछा जाए तो तापी नदी से संबंधित है। ठीक है, और हम यहाँ पर एक और पॉइंट आपको डिस्कशन कर देते हैं, कई बार कन्फ्यूजन रहता है। नर्मदा नदी जो सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में बह रही है। ठीक है, ये वाली, और जबकि तापी नदी कहाँ पर बह रही है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में बह रही है। और जो बीच में जो पर्वत बनता है इसे ब्लॉक पर्वत या भ्रंतोष पर्वत कहते हैं। यदि आपको 4 पर्वत दी जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाता है, ये भ्रंतोष पर्वत है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सतपुड़ा पर्वत होगा। क्योंकि 2 नदियों के बीच में ये 2 नदियों के बीच में
में ये पर्वत है तो इसे हम ब्लॉक पर्वत कहेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो ये शेष नदियाँ हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट पर कई नदियाँ छोटी छोटी गिरती हैं, तो उनके बारे में बात कर ले। जैसे मांडवी नदी के बारे में बात करें तो मांडवी नदी के बारे में हम पहले बात कर लें। तो मांडवी नदी और ज्वारी नदी किस राज्य की नदियां हैं? गोवा की हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि मांडवी और ज्वारी नदियां गोवा में, गोवा की राजधानी, गोवा की नदियां। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि मांडवी या ज्वारी किस राज्य की नदियां हैं या किस घाट पर बहती हैं, तो पश्चिमी घाट पर बहती हैं। और किस राज्य की हैं? गोवा की। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। हम आपको एक और पॉइंट यही बता दें कि गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? मांडवी नदी होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम कर्नाटक राज्य के बारे में बात कर लें तो कर्नाटक राज्य में शरावती और गंगाबेली नदी, यानी ये दो नदियां जो आपकी यहाँ पर दी गई, ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। कर्नाटक राज्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक नदी जो आपके यहाँ पर दो नदियाँ दी गई, शरावती और गंगाबेली नदी, ये कर्नाटक में बहती हैं। और पेरियार और भरतपुजा दो नदियाँ ये केरला में बहती हैं। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों याद रखना है। हम आपको एक और पॉइंट बता दें कि भरतपुजा केरल की सबसे लंबी नदी है। जो भरतपुजा है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी भरतपुजा पहली सबसे लंबी नदी किस राज्य की? केरल की। और पेरियार सबसे दूसरी लंबी नदी है। ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ हमने आपके साथ डिस्कशन किए। तो एक और पॉइंट हम यहाँ पर बता दें कि जो कर्नाटक की शरावती नदी है ना, इसके बारे में हम बात कर लें तो कर्नाटक की शरावती नदी पर जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। शरावती नदी एक जलप्रपात बनाती है जिसका नाम क्या है? जोग जलप्रपात, या फिर हम कहें उसे गरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी जो लंबाई है, यानी जो उसकी ऊंचाई दी गई है इस प्रकार से, उसकी जो ऊंचाई, यानी ये पर्वत है। ठीक है, और पर्वत से जो गिरती है ढाल इस प्रकार से, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 271 मीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कितनी है? 271 मीटर। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को क्लियर हो गया। अब हम आपको एक और पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा सीधा जलप्रपात पूछा जाए तो कौन सा जलप्रपात होगा? जोग जलप्रपात। आपको यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात, तो उसका राइट आंसर होगा कुंचिकुल। यानी ऊंचाई का मतलब ये तो ऊंचा है, सीधा देखिए इसकी लंबवत ऊंचाई देखी जाए तो 271 मीटर है जो जोग जलप्रपात। लेकिन जबकि ऊंचाई में यदि पूछा जाए कि ऊंचाई में सबसे ऊंचा, तो कुंचिकुल। ऊंचाई का मतलब इस प्रकार से तीव्र ऊंचाई इसकी इस प्रकार। जबकि ऊंचा यदि पूछा जाए तो जोग जलप्रपात, यदि आपसे ऊंचाई में पूछा जाए तो कुंचिल जलप्रपात। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने पश्चिमी घाट से संबंधित जो प्रमुख नदियाँ थीं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आपको समझ में आया होगा सभी पॉइंट, और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।